बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब कुछ दिनों के वक्फे से फिर आपसे मुलाकात हो रही है। जैसे मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेंट मदर्स वाली वीडियोस 2 4 5 वो जितनी भी थी, वी आर फाइनली डन विद देम। ख़त्म हो गई। उनको ध्यान से सुन लें मदर्स को, उसमें आई एम श्योर कुछ ना कुछ एडवाइस ज़रूर मिल जाएगी। अब इससे आगे हम बच्चे की पैदाइश, बिल्कुल फर्स्ट डे ऑफ द चाइल्ड, उसमें आपने क्या करना है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर द रूटीन्स दैट आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पहले दिन में आपने कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है। द इम्पॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। So the wait is finally over. आपका बेबी माशाल्लाह, you have your baby with you. अब इस वक्त स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम मॉम्स बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होता है। हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मशवरे दे रहा होता है, और एट टाइम्स वो बहुत से मशवरे ऐसे भी होते हैं जो आप यू कैन डू वेरी वेल विदाउट दैम, अनसोलिसिटेड, बिल्कुल अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब हर कोई आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। चंद एक प्रिंसिपल्स हैं जो इस वक्त के लिए आप बस याद कर लीजिए। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए कि ये कुछ रूटीन्स हैं जो कि इन शुरू के दिनों में इस्टेब्लिश हो रही होती हैं। बच्चा अपने स्लीपिंग रूटीन्स इस्टेब्लिश करेगा। उसमें न्यू बॉर्न्स, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं वो काफ़ी वक्त सोते हैं। कई दफ़ा 18 घंटे, 20 घंटे भी कोई कोई बच्चा सो रहा होता है। तो इतने उस चीज़ से घबराना नहीं है कि ये बच्चा इतना ज़्यादा सोता क्यों है। अच्छा है, आपको भी थोड़ा रेस्ट करने का साथ में मौका मिल जाता है, लेकिन उसकी स्लीप को फीड अगर वो अपनी ठीक ले रहा है, चाहे सोते सोते भी ले लेता है, अब फीड कराइए, बर्प कराइए और उसके बाद उसको करवट पे लेटा दीजिए और सोने दें। वो अपनी ये वाली रूटीन जो स्लीप के आवर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे और बच्चे फिर ज़्यादा देर के लिए जागना भी शुरू कर देंगे। फिर वो अपनी फीडिंग की रूटीन, जैसे मैं बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस करती हूँ कि हद्दुल इम्कान आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ब्रेस्ट फीड कराएं। अब अक्सर जो मेरे पास आती हैं मदर्स आती हैं और ज़्यादातर जो नहीं ब्रेस्ट फीड करा रही होती, उनका एक कि जी दूध आया नहीं, या मेरा सिजेरियन हुआ था तो वो शुरू में बच्चे को फीडर दे दिया, उसके बाद बच्चे ने पकड़ा नहीं। अब देखिए वेस्ट में वो क्या करते हैं, सिजेरियन होता है और मदर अभी रिकवरी में ही होती है, मदर अपने कमरे में भी नहीं पहुंची होती है और वो वहीं ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर देते हैं। उस वक्त कोई आपको पोजीशन नहीं, माँ तो जाहिर है कई तो पूरी तरह होश में भी नहीं होती, लेकिन ये कि वो बच्चे को उल्टा ही उल्टा देंगे माँ के ऊपर। इम्पॉर्टेंस इस चीज़ की अंडरस्टैंड कीजिए कि कितना ज़रूरी होता है कि एज सून एज पॉसिबल आपने ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करना है। ये इसके ऊपर सारी डिटेल फिर जब मैं ब्रेस्ट फीडिंग वाला अपना 1-2 सेशंस वो जो करूँगी उसमें आपको ये सारी चीज़ें कि आपने कैसे कराना है, कितनी देर कराना है, लैचिंग ऑन कैसे करनी है, ये सारे का सारा हम उसमें आई टेक इट अप इन डिटेल। अब इसके एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चा, नौज़ायदा बच्चा जैसे ही आपके पास आता है, आपने उसकी टेम्परेचर रेगुलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। याद रखिए बच्चे वेल इक्विप्ड नहीं होते, अपने आप को सर्दी गर्मी से उस तरह नहीं बचा सकते, तो आपने मौसम के हिसाब से उनको कवर करना है। कई दफ़ा ये होता है कि वो बच्चे को, जैसे गर्मी है लेकिन वो एसी चल रहे होते हैं, तो उसमें भी बच्चे को बहुत ओवर रैप कर देते हैं, उसको कंबल भी उड़ा देंगे और फिर उसको बैग में भी डाल देंगे। उसका नुकसान ये होता है कि बच्चों का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर अक्सर वो परेशानी ये हो जाती है कि जी बच्चे को बुखार हो गया। तो सेंसिबली मौसम के हिसाब से, जैसे मैंने पहले बताया कि लेयरिंग आपने बच्चे की ध्यान से करनी है। नीचे बुनियाद पहनाइए, कवर करें, मौसम को जैसे भी मौसम है, सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से 2-3 लेयर्स आपने करनी है और फिर एक वार्म पतला वाला भी चाहे ब्लैंकेट है बेबी बैग में चला जाएगा। और अगर गर्मी है
एसी वेसी चल रहा है तो भी आप उसको ये ध्यान कर लें कि हाँ जी फुल स्लीव्स वगैरह पहना दीजिए, सर पे टोपी कॉटन की चाहे कैप है वो ज़रूर, क्योंकि वहाँ से ये टेम्परेचर लॉस बहुत रैपिडली होता है और बच्चे में आपने टेम्परेचर को कम होने से बहुत ध्यान से बचाना है। तो इसलिए बच्चे की ये जो थर्मो रेगुलेशन है इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और फिर आपने बच्चे की जो हैंडलिंग एक रूटीन है, अननेसेसरी हैंडलिंग, मल्टीपल हैंड्स होल्डिंग द बेबी, इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है। इनकरेज यही करते हैं कि मैक्सिमम हैंडलिंग जो है वो मदर खुद करे, उसका क्लोज कांटेक्ट मदर के साथ रिकमेंड किया जाता है, बॉन्डिंग भी उससे होती है और बच्चे को वो हाइपोथर्मिया बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होने से बचाती है। ये इस चीज़ का, और जैसे वो बहुत छोटे बहुत प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं उसमें एक जो कैंगरू केयर, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, उसमें उसको प्रमोट किया जाता है ताकि वो बच्चे के जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सके। लेकिन बहरहाल ये तो स्पेशल सर्कमस्टांसिस की बात है ना, हम तो नॉर्मल बेबीज़ की भी फ़िलहाल बात करें कि जिनमें कोई उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान करना है कि आपने अपने बच्चे को खुद हैंडल मैक्सिमम करना है। जो चीज़ डिस्करेज करनी है वो ये कि हर कोई आके बच्चे को गोद में ना उठाए। इसकी एक वजह ये भी होती है कि छोटे जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं इनके बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़म्स बहुत अच्छे अभी डेवलप नहीं हुए हुए होते। तो जब इतनी मल्टीपल हैंडलिंग हो रही होती है तो जो बच्चे वैसे ही वल्नरेबल होते हैं तो उनमें इन्फेक्शंस होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसीलिए मिनिमल हैंडलिंग की रूटीन छोटे बच्चों में की जाती है। अब पहले दिन के हिसाब से जो आपको मैंने बताया था कि कुछ बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपने याद रखनी है। आपको मैं पॉइंट वाइज बता देती हूँ, किसी में कुछ एलेबोरेट करना होगा तो वो साथ बता दूँगी। ये इसलिए याद रखनी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर वो बच्चा आने की खुशी में लोग भूल भी जाते हैं कि ये क्या करना है। अब द इम्पॉर्टेंट डूज, जो काम आपने ज़रूर करने हैं एक नौज़ायदा बच्चा जब आपके पास आ जाता है, तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डूज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैंड हाइजीन। याद रखिए बच्चे को जिससे भी हाथ लगाना है उसको हाथ धोने, और अगर हाथ धो नहीं सकते हैं तो कम से कम हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये इस चीज़ के बारे में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कोई आपके बच्चे को हाथ लगाने लगा है तो पूछ लीजिए कि जी काइंडली प्लीज़ अपने हाथ धोएं। ये आपके बच्चे की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस पे जितना भी स्ट्रेस किया जाए वो कम है। सो वॉश 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 योर हैंड्स बिफोर यू हैंडल द बेबी। ठीक है, फिर बच्चे को ड्राई फटाफट, जैसे हॉस्पिटल्स में तो जाहिर है मदर के पास बच्चा कपड़े वपड़े पहन के ही आता है, लेकिन अगर जैसे घर पे डिलीवरी हो रही है तो भी जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको फटाफट ड्राई करना है, नहलाना नहीं है। वो जो वाइट सी एक लेयर बच्चे के ऊपर होती है उसको वर्निक्स कहते हैं। ये वर्निक्स प्रोटेक्टिव होता है, बच्चे को बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, टेम्परेचर रेगुलेशन, इसकी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो सिर्फ उसका फेस वगैरह क्लीन कर दीजिए, बाकी उसको ड्राई करके तो बस कपड़े पहना दीजिए। माँ के पास रखें, जितना क्लोज मदर के पास बच्चा रहता है उसकी टेम्परेचर रेगुलेशन भी ठीक रहती है और उसकी बॉन्डिंग भी मदर के साथ विद अर्ली कांटेक्ट विद द मदर, अर्ली हैंडलिंग बाय द मदर, इट प्रमोट्स बॉन्डिंग और उसकी इमोशनल ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। नो, फर्स्ट डे पे ही बहुत ज़रूरी है ये अपने ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। इंतज़ार नहीं करना है कि जी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ना उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि माँ का आपने इंतज़ार करना है कि जी अब वो उठ के बैठेगी, वो कुछ खाना पीना शुरू करेगी, ये नहीं, इन चीज़ों का इंतज़ार नहीं करना। इसमें आपको थोड़ा सा रुथलेस होना है। माँ के साथ बच्चे को जितना जल्दी हो सकता है लगाइए, क्योंकि जब बच्चा ब्रेस्ट पे सकल करना शुरू करता है तो ही दूध नीचे आना शुरू होता है। वो इस इंतज़ार में आप बच्चे को एक दो फीडर पिला देते हैं, फिर उसने एफर्ट नहीं करनी है माँ के साथ। देन मेक श्योर कि विटामिन के का इंजेक्शन बच्चे को ज़रूर पहले दिन ही पे मिल गया हो। ये विटामिन के इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि ये बच्चे में
जो ब्लीडिंग टेंडेंसीज वगैरह कोई हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। तो आपने इस चीज़ के बारे में ज़रूर मालूम कर लेना है कि जी बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन लग गया है कि नहीं। ये हिफाजती टीका उस तरह की वो इम्यूनाइजेशन वाली वैक्सीन नहीं है, ये विटामिन के का इंजेक्शन अलग से होता है। बच्चे को ज़बरदस्ती उसके साथ मत करें। अच्छा है जितनी जल्दी माँ के साथ लगाएंगे वो अपनी एक अच्छी हेल्दी फीडिंग रूटीन भी इस्टेब्लिश कर लेगा। बच्चा सो रहा है, आप भी अपना रेस्ट कीजिए। ज़ाहिर आप थकी हुई हैं, जब बच्चा रेस्ट कर रहा है तो आप भी रेस्ट कीजिए। अच्छा, फिर एक चीज़ याद रखिए कि छोटे बच्चे इनमें एक चीज़ होती है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं उसको। जैसे ही उसका होता ही है कि जैसे ही फीड करते हैं तो वो रिफ्लेक्सली स्टूल पास बच्चा कर देता है। तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि शुरू में आपके पास डायपर्स की, या वो अगर आपने कपड़े वाले डायपर्स यूज़ करने हैं तो उनकी एम्पल सप्लाई होनी चाहिए। और जैसे ही बच्चा सॉइल करता है अपना डायपर या पुप कर देता है, यूरिन तो चले वो आप 1-2 के बाद भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर पुप करता है तो उसको फ़ौरन वॉश करके क्लीन करके तो आपने उसका डायपर चेंज करना है और ड्राई ज़रूर करना है अच्छे से, क्योंकि अगर वेट रहे और थोड़ी सी भी सॉइलिंग हो तो उसके साथ डायपर रैश होने का खतरा है। बेहतर है कि हल्की सी कोई डायपर रैश से प्रोटेक्शन के जो क्रीम्स होती हैं, स्पेशली जिनमें जिंक मिला हुआ होता है, तो उस किस्म की कोई क्रीम आप अवेलेबल रखिए और वो थोड़ी बहुत उसके डायपर के साथ अप्लाई कर लीजिए। बच्चे की आंखें भी ज़रूर आपने क्लीन कर देनी है, साफ़ कर लें उसको। कॉटन को बेशक नीम गर्म से पानी में वेट करके उसी के साथ सोख करके आइस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और अगर खुदा न खास्ता माँ को कोई इन्फेक्शन वगैरह है, कोई नॉर्मल डिलीवरी या इन्फेक्शन है, तो फिर डॉक्टर के मशवरे से अगर ज़रूरत पड़ती है तो शायद आपको कोई आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने पड़े। इसमें एक प्रॉब्लम आती है बाद में कि बच्चों की आंखों से पानी बहुत बह रहा है, उसके लिए मैं आपको आगे चल के वो एक थोड़ा सा एक मसाज, जेंटल मसाज है वो बताऊंगी। अभी इमीडिएटली आपने कुछ नहीं, बस उसको क्लीन करना है, ड्राई रखना है, और अगर बहुत ज़रूरत है तो अगर कोई इन्फेक्शन का ख़तरा है तो आपने आई ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। फिर बच्चा जो नौज़ायदा बच्चा है, याद रखिए बच्चे की नेक होल्डिंग बिल्कुल नहीं होती है। आप बच्चे का सर फ़ौरन ढलक जाता है, तो ये नेक होल्डिंग जाके कहीं 3-4 माह में डेवलप होना शुरू होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू में जब आप बच्चे को उठाते हैं तो पीछे से आपने उसका सर और गर्दन के पीछे हाथ रख के उसको सपोर्ट करना है, कंधों से नहीं पकड़ना, वरना बच्चे का सर इधर उधर ढलकता है, जो कई दफ़ा बड़ी ज़ोर से भी ढलक सकता है। बच्चे के साथ बातें कीजिए, उसको बेशक गाने सुनाने हैं तो गाने भी सुनाइए, उसको रखिए इंगेज, उसको उसके साथ अपना कांटेक्ट, उसकी हैंडलिंग आपकी, उसके साथ बातें, दे ऑल हेल्प इन सेटलिंग डाउन द बेबी एज वेल। फिर बच्चे को रैप ज़रा आपने प्रॉपर करना है। स्वेडलिंग उसका तरीका मैं आपको बता दूंगी। उसको करने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चा कंफर्टेबल भी रहता है, एकदम से वो स्टार्टर रिस्पॉन्स होता है ना, स्टार्टर रिस्पॉन्स बच्चों में होता है, कोई शोर सुनेंगे, कोई बात होगी तो एकदम से वो डर से जाते हैं, उसको स्टार्टर रिस्पॉन्स कहते हैं। तो अगर आप उनको रैप रखते हैं, प्रॉपर रखते हैं, तो वो अपने आप को प्रोटेक्टेड भी फील करते हैं और गर्म भी रहते हैं उस तरह से। जब आपने डायपर पहनाना है तो याद रखिए वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाफ होती है उसके साथ क्लिप वगैरह भी लगा हुआ होता है, उसको डायपर के अंदर नहीं आपने बंद करना है, उसको बाहर रख के फिर आपने डायपर अप्लाई करना है। वो अगर, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि ये जल्द से जल्द ड्राई हो, जितनी जल्दी ड्राई होगी तो वो कॉर्ड शेड हो जाएगी। और फिर ये अपने आहिस्ता आहिस्ता वो बाद में थोड़े दिनों में अपना कलर्स वगैरह भी चेंज करते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने बच्चे के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं वो अनसेंटेड होने चाहिए, कोई परफ्यूम उनके अंदर इस किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल ना हो रही हो। बच्चों के लिए जितने भी आप प्रोडक्ट्स लीजिए वो अनसेंटेड होने चाहिए। सो दिस इज़ मोर और लेस इम्पॉर्टेंट। मैं एक जस्ट टू एम्फसाइज, हैंड वॉशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हैंड वॉशिंग, बच्चे को ड्राई करना और उसको सर्दी से बचाना, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और विटामिन के बच्चे को ज़रूर लगा देना है, आई केयर करनी है, कॉर्ड केयर करनी है, कॉर्ड को डायपर से बाहर रखना है, मदर की हैंडलिंग प्रमोट करनी है,
और ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करनी है एज सून एज पॉसिबल, और मेक श्योर के वेट डाइपर्स जल्द से जल्द या सॉइल डाइपर्स आप जल्द से जल्द चेंज करें। अब क्या, ये तो थी चंद चीज़ें जो कि आपने फ़ौरन कर लेंगी। अब क्या नहीं करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि आपने क्या नहीं करना, सबसे इम्पॉर्टेंट। अब हमारे एक कस्टम है ना, बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो वो एक होता है ना जी, घुट्टी देनी है, वो उसके लिए आप कोई शहद ले आएगा, कोई अरक ले आएगा, कोई घुट्टी के कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ लोग आधे जमजम भी लाते हैं, कुछ चाय भी पिला देते हैं, मतलब जिसकी हर एक की कोशिश ये होती है कि बस वो कुछ बच्चे को सबसे पहले दे दे। कॉन्सेप्ट उसका यही है, और इनको प्री लेक्टिल फीड्स कहते हैं। इसको बहुत डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि स्पेशली हमारे यहाँ जो रिवाज है वो बहुत ज़्यादा शहद देने का है। आधा चम्मच शहद भर के बच्चे के मुंह में डाल दिया, उसका नुकसान ये होता है कि एक तो उसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसके साथ अक्सर बच्चे थोड़ी देर के बाद उल्टियाँ करने लग जाते हैं। तो वो ये किसी को याद नहीं रहता कि उसको इतना सारा शहद दिया था फीड, और इसकी वो ज़ाहिर है उसकी इतनी कैलोरिक वैल्यू, बच्चे की फीड की डिज़ायर भी उससे कम हो जाती है। तो उल्टियाँ जब बच्चे करने लग जाते हैं तो सब परेशान हो जाते हैं। एक तरफ उसको भूख नहीं लग रही है और वो उल्टियाँ किए जा रहा है, तो सबका ख्याल ये होता है कि बच्चा बीमार हो गया, जबकि मसला ये है कि आपने उसको शहद दे दिया। तो ये वाले काम बराए मेहरबानी ना कीजिएगा। पानी नहीं पिलाना, न्यू बॉर्न्स को पानी पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ब्रेस्ट फीड जब आप करा रहे हैं उसमें बहुत पानी होता है, वो कोई ज़रूरत नहीं है पानी पिलाने की। अच्छा, बहुत जल्दी मत कीजिए बच्चे को नहलाने की। जैसे मैंने बताया कि वो एक वाइट सा जो मटेरियल बच्चे के ऊपर लगा हुआ होता है वो प्रोटेक्टिव है। अगर आपको बहुत ही वो होता है कि नहीं जी, आपका कस्टम है कि जी आपने जल्दी नहलाना है, तो भी कम अज़ कम 8-10 घंटे के बाद बच्चे को नहलाएं। वरना बेहतर ये है कि आप नेक्स्ट डे उसको बेथ करें, और उस वक्त भी जब आपने बेथ करना है तो कोशिश ये करें कि कॉर्ड का और उसके गिर्द के एरिया को ज़रा कोशिश करके ड्राई रखें, और बेबी को थोड़ा सा उल्टा करके फिर आप नहलाइए। और जैसे मैंने बताया कि बच्चे की हैंडलिंग आपको बहुत जेंटली करनी है। शेकिंग एब्सोल्युटली फॉरबिड। बच्चे को कई दफ़ा फ्रस्ट्रेशन में और वो रो रहा है, समझ नहीं आती, कई दफ़ा थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड लोग अगर हैंडल कर रहे हैं तो बच्चे को थोड़ा ज़ोर से शेक कर देते हैं, बच्चे को वो उछालने वाला जो सिलसिला, ये इनमें से इस किस्म का कोई काम नहीं करना। जैसे, और टेल्कम पाउडर नहीं लगाना, सुरमा नहीं लगाना, ये चीज़ें इसमें टेल्कम पाउडर के साथ बच्चों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब मिलावट वाले टेल्कम पाउडर आते हैं, तो अगर बहुत है तो आप हाथ पे हल्का सा लगा के डायपर एरिया में लगा सकते हैं। गर्दन और इसके यहाँ ज़्यादा छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। सुरमे में भी काफ़ी ज़्यादा मिलावट होती है, और अगर बहुत ज़्यादा वो सुरमा लगाते हैं तो वो आइज़ की यहाँ पे जो छोटी वाली ड्रेनिंग डक्ट्स हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं, उसके साथ फिर आंखों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है और आप इसमें कोई शर्म महसूस मत कीजिए, आप हेल्प के लिए भी कह सकते हैं, एडवाइस के लिए भी, मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, किसी की हेल्प मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है। सो डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। अच्छा, बच्चे को आपने उसकी स्लीपिंग पोस्चर्स जो है वो आपने अभी से ठीक से रखने हैं। मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज करती हूँ, बिल्कुल सीधा नहीं लिटाना कमर पे, क्योंकि बच्चा दूध उलटने का खतरा रहता है और वो फिर पीछे फेफड़ों में जाने का, एस्पिरेशन कहते हैं, और ये बहुत डेंजरस हो सकता है। इसी तरह बच्चे को पेट पे उल्टा नहीं लिटाना है, सुलाना नहीं है उस पर। इस पोस्चर में सुलाने की आदत बिल्कुल नहीं डालनी, इसको प्रोन पोजीशन कहते हैं। इसके साथ अपने मसले मसाइल और ख़तरात हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमने इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करना है। उल्टा बिल्कुल सीधा भी नहीं लिटाना, बिल्कुल उल्टा भी नहीं लिटाना। बिल्कुल सीधा लिटाना हमारे यहाँ वो सर बिठाने के चक्कर में इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस कि वो जी सर नहीं बैठेगा, पता नहीं मसला क्या हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल सीधा लिटाने में एस्पिरेशन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप अपने बच्चे को कॉट में सुला रहे हैं तो फिर उसके बहुत ज़्यादा पहले दिन है ना, पहले दिन में तो बेहतर यही है कि माँ के पास ही बच्चा सोए। ठीक है, ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ज़रूरत पड़े तो बेशक इसको 1-2 दफ़ा सुन लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि आपने ज़रूरी चीज़ें क्या करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी। ओके, खुदा हाफ़िज़।